इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेशन में आज कुछ ऐसी बातें मैं आपसे करूंगा जो आपको आज से पहले जिसका ज़्यादा आइडिया है नहीं, जो आपको पहले से पता है उसमें हम लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे नहीं। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑलवेज कीप इन माइंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। वन इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम and other is the lymphatic circulatory system। CS में यहाँ पे एब्रीविएशन लिख रहा हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, आप लोगों ने नहीं लिखनी। एज आई ऑलवेज टेल यू, डू नॉट यूज एब्रीविएशन इन एग्जाम, वेदर यू आर टेलिंग इन द वाइवा और वेदर यू आर राइटिंग। ओके, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम हो उसके लिए दो चीजें मैंडेटरी हैं। दो चीजें मैंडेटरी हैं। कौन कौन सी? एक तो उसका फ्लूइड होना चाहिए और दूसरी उसमें वेसल्स होनी चाहिए। Sorry. One is the fluid which is mandatory for a circulatory system और second is the vessel। दोनों में से एक भी नहीं है तो हम circulatory system नहीं कह सकते हैं, कोई और system होगा, circulatory system नहीं बनेगा। In case of blood circulatory system, the fluid is blood and the vessels are the blood vessels। In case of lymphatic system, the fluid is lymph and the vessels are the lymphatic vessels। तो पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना। आज के बाद जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो तो यूजुअली ब्लड ही आता है जहन में, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम को भी साथ ध्यान में रखना, सिर्फ ब्लड को नहीं रखना। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा टॉपिक होगा किसी एक या दो लेक्चर में, लेकिन वो बाद में होगा। तो अभी मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल तो हमें सारा फोकस अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे ही रखना है, इसी को देखना अभी हमने। ओके, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमने डिस्कस करनी। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज अलग है, वेसल्स की प्रॉपर्टीज अलग है। कि वेसल्स पहले तो हैं कौन कौन सी, उसकी बात करते हैं। अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट लें, नेम द वेसल प्लीज। एओर्टा। एओर्टा डिवाइड्स इनटू लार्जर आर्टरीज। अब मैं फ्लो चार्ट में इसको लिख रहा हूं समझाने के लिए। लार्जर आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरीज। Smaller arteries divide into arterioles। मैं भी सबकी इंपॉर्टेंस भी बताता हूं, एमसीक्यूज है सबके, वो बताता हूं। Arterioles further divide into small capillaries। Capillaries again, capillaries are the smallest in diameter। Capillaries then again join to form venules। They form veins। And last but not the least is inferior vena cava। From the lower parts of the body and upper parts की बात करें तो superior vena cava। This is how our blood circulatory system is completed। हमारी blood circulatory system की एक प्रॉपर्टी है, it is a closed system। साइकिल में, सर्कल में घूमता रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमें जब ब्लड चाहिए होता है तो हम बाहर से लेते हैं हर दफा, ऐसे नहीं होता। अगर हमारे किसी टिश्यू को ब्लड की जरूरत पड़ गई है तो ऐसा नहीं होता कि हम ब्लड लगवाते हैं, हमारी बॉडी खुद ही उसको कंपनसेट कर रही होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एक फायदा भी है और एक प्रॉब्लम भी है। फायदा यह है कि बाहर से कोई चीज आके इसको डिसरेगुलेट नहीं करेगी, इसके फ्लो को कोई बाहर से आके कुछ नहीं कहने लगा। एक प्रॉब्लम क्या होने वाली है? प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अगर किसी टिश्यू को ब्लड ज्यादा चाहिए तो किसी का कम करना पड़ेगा। ये रूल नहीं भूलना। हमारी बॉडी इसी सिस्टम पे चलती है। अगर गट को ब्लड ज्यादा चाहिए तो बॉडी के बाकी सिस्टम से ब्लड फ्लो कम करना पड़ेगा ताकि गट को ज्यादा दिया जा सके। ऑन द अदर हैंड, अगर मसल्स को ब्लड ज्यादा चाहिए तो गट को थोड़ा सा ब्लड कम करना पड़ेगा ताकि मसल्स को ज्यादा जा सके। एंड दिस इज हाउ दिस कंपनसेशन कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन थ्रू आउट आवर लाइफ। ये होता रहता है, लेकिन वो फबीयजिया अलाई रब्बिकुम अतुकज़िबान, हमें कभी इसका पता नहीं चलता, हमें कभी खुद नहीं करना पड़ता ये। इसलिए ये सारे का सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ऑटोनॉमिक सिस्टम है, ये खुद ब खुद काम कर रहा है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ कुछ आते हैं। व्हेन यू गो फ्रॉम एओर्टा टुवर्ड्स द कैपिलरी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिक्रीजिंग, तो दो चीजें आपने ज़हन में फौरन लेकर आनी है। यस, एब्सोल्युटली। एक तो बहुत ही कॉमन है, मैं जो रेड में मेंशन कर देता हूं यहां पे। वन थिंग व्हिच इज डिक्रीजिंग, मैं ऐसे एरो नीचे करके लिख देता हूं। Of course it is diameter
And another very important property which is decreasing along with diameter is the blood pressure. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। जैसे जैसे वेसल्स के साथ जाते हैं एओर्टा से आगे चलते हुए ब्लड प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। नाउ लेट मी राइट द ब्लड प्रेशर वैल्यूज विद ईच वेसल। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें अभी देखने को मिलेगी, ये आपने देखना है जरा इधर गौर से। द ब्लड प्रेशर इन एओर्टा इज 120/80 एंड द यूनिट इज मिलीमीटर। बाय द वे आइडियली जब भी कोई फ्लूइड होता है ना तो उसके लिए आइडियल यूनिट जो है ना वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, मिलीमीटर और मरकरी नहीं है। लेकिन ब्लड जो है बहुत आइडियल फ्लूइड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है काफी सारी चीजों का। तो इसके लिए जो हम लेते हैं वो मरकरी को लेते हैं, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेते हैं। वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एंड बाय द वे 1 मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये जरा बड़ा यूनिट है, जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्मॉलर यूनिट है। वैसी बात ज़हन में आ गई तो आपको बता दी। ओके, लार्जर आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट रिमेन सेम 120/80। स्मॉलर आर्टरीज में थोड़ा सा डिप करता है, इट गोज डाउन टू 100/80। ये मैं मीन वैल्यूज बता रहा हूं, राउंड ऑफ करके रेंजेस में, ऑफ कोर्स इतनी परफेक्ट नहीं है। आर्टेरियोल्स की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा गौर से देखनी है। आर्टेरियोल में जब ब्लड एंटर हो रहा है तो वैल्यू क्या है 100/80। जब आर्टेरियोल्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, इसके ऊपर जब इसके पास आया तो 100/80 था, और जब इसको लीव करके निकला तो इट रिमेन्स ओनली 20/5 10/5, दैट्स इट। सिर्फ इतना रह जाता है। उसके बाद जब आगे कैपिलरीज के पास पहुंचता है तो इट गोज टू वेरी लो वैल्यू ऑफ 5/0 4/0। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट मेंशन करती है, मतलब ऑलमोस्ट प्रेशर फॉल्स टू 0 इन कैपिलरीज, ऑलमोस्ट। और ये जो कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर बिल्टअप होता है यही आगे वेन्यूल्स में चलता है। ये आगे से अब ब्लड प्रेशर उठेगा नहीं, ये सेम वैल्यूज रहेंगी 5/1 5/0। वेन्स में सेम वैल्यूज, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में सेम वैल्यूज। इवन दिस ब्लड व्हेन एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में जाता है ना इसके बाद, तो जब राइट एट्रियम में भी जाता है, आपको पता है हमने प्रेशर्स किए थे, तो राइट एट्रियम का प्रेशर भी कितना था 5/0 6/0, उतना ही था। तो एक्चुअली कैपिलरीज के बाद से तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है ऑलमोस्ट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये थ्योरी बताने के बाद, which vessel out of all these many vessels I have written, which vessel has the steepest decrease in blood pressure? Arterioles। इतना मैसिव बिल्कुल डाउन। अगर आप इसको ले लो कि पानी का फ्लो है, देखो इधर मेरे हाथ की तरफ देखो, एओर्टा से नीचे आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर को ले लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर ऐसे जा रहे हैं, ग्राफ अगर बनाए just going down, what happen in arterioles? Sudden fall and then again like this। तो कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, वाई आर्टेरियोल्स में ऐसे कौन से कहते हैं सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इसकी वजह से इसके पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि एकदम हो जाता है। बहुत से बात सुननी, एओर्टा, लार्ज आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज, इन सब में एक लिमिट तक डायामीटर कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इनकी वॉल में स्मूथ मसल मास बहुत ज्यादा होता है। स्मूथ मसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स, इसलिए ये ऑटोनॉमिक है, हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ये इनका डायामीटर एक लिमिट तक कम होगा, लिमिट तक ज्यादा जाएगा। रेंज बहुत टाइट है इस डायामीटर के चेंज होने की, चेंज इन डायामीटर। इन आर्टेरियोल्स देयर इज अ मैसिव रेंज ऑफ चेंज इन डायामीटर। मैं आपको बताता हूं कितनी। आर्टेरियोल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, जीरो कर देंगे बिल्कुल ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ब्लड फ्लो नहीं आएगा वहां से, जीरो कर देंगे। और अगर आर्टेरियोल्स डायलेट करने पे आएंगे तो वो जितना इनको मिला है ये उतना ही रहने देंगे। अब मैं इसके लिए रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आर्टेरियोल्स ऐसा क्यों कर सकते हैं। क्योंकि आर्टेरियोल्स हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई इन ब्लड वेसल्स, ये याद रखना है। आर्टेरियोल्स के पास क्या है, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नर्व सप्लाई फॉर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा, आर्टेरियोल की वॉल इतनी थिक भी नहीं होती जितनी कि ऊपर वाली आर्टरीज की होती, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती, ये आराम से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, आराम से डायलेट कर जाते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो इसीलिए आर्टेरियोल्स के पास अल्लाह ताला ने ये कैपेसिटी दी हुई है। और वैसे भी समझो, बट अगर मैं आपसे पूछूं
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एओर्टा? आप कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आगे लेके जाना है एक हाई प्रेशर के साथ। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज आर्टरीज? अगेन द सेम फंक्शन दैट इज ऑफ एओर्टा, सेम विद द आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टेरियोल? It can alter the amount of blood going towards the capillaries. इसको मुकम्मल चेंज भी कर सकता है, इसको बहुत ज्यादा भी कर सकता है, हाई प्रेशर के साथ भी दे सकता है, इसको लो प्रेशर में भी लेकर आ सकता है। What is the function of capillaries? Exchange of nutrition, जो बेसिकली जिसके लिए सर्कुलेशन चलाई गई है, जिसके लिए सिस्टम खड़ा किया गया है, वो अल्टीमेट पर्पस किसके पास है? कैपिलरीज के पास, कि टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को पहुंचाना और वहां से वेस्ट ले लेना, जिसमें सबसे बड़ा वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैपिलरीज में काम करना होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी टिश्यू की ये डिमांड बढ़ गई है, कोई टिश्यू है, मसल ले लेते हैं, मसल की डिमांड बढ़ गई, अचानक वो कह रहे हैं मुझे ग्लूकोज भी 10 टाइम ज्यादा पहुंचाओ, मुझे ऑक्सीजन भी 10 टाइम ज्यादा पहुंचाओ, तो कैपिलरी से पीछे तो यही है ना। तो इनमें से वो कौन है जो इस मैसेज को सबसे अच्छा टेक ओवर करके ये कर सकता है? एब्सोल्युटली दिस इज आर्टेरियोल्स। वो जो सप्लाई टू टिश्यूज है ना ऑफ द ब्लड, कि किस कब ज्यादा चाहिए कब कम कर लेना है, वो कौन करता है? आर्टेरियोल, अंडर द एक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ऑटोनॉमिक में भी जो ब्लड वेसल पे डोमिनेट कर रहा है वो कौन सा वाला है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक बात याद रख लेना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज अ वेरी रेयर और नो सप्लाई टू द ब्लड वेसल्स। हार्ट को दोनों है, सिंपैथेटिक भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी। जब आप एक्सरसाइज करते हो हार्ट रेट को क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। जब आप सो रहे होते हैं, व्हाट अबाउट हार्ट रेट? स्लाइटली गोज डाउन। तो वहां सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ब्लड वेसल पे सिर्फ कौन जीत रहा है? सिंपैथेटिक, क्योंकि यहां पे पैरासिम्पैथेटिक की नर्व सप्लाई ना होने के बराबर है। आपको पता है ब्लड वेसल में क्या कहते हैं? मेरी बात गौर से सुनना। इफ देयर इज इंक्रीज इन सिंपैथेटिक सप्लाई टू द ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट, एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन सिंपैथेटिक सप्लाई टू द ब्लड वेसल दे डायलेट। हम वहां ये नहीं बोलते ब्लड वेसल में कि जब सिंपैथेटिक कम और पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा हो जाए तो डायलेट करती है, ये नहीं बोलना कभी। ब्लड वेसल के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को नहीं लेकर आना, किसको लेकर आना है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। फिर वेन्यूल्स और वेन, ये तो समझ आ रही है, ये तो हार्ट की तरफ ब्लड वापस लेकर आ रहे हैं। इनका और क्या फंक्शन है? देखो मैं ऐसे बोलता हूं, मेरी बात गौर से सुनिए, बट एक टेक्निकल पॉइंट की तरफ जा रहा हूं मैं। इनका काम था हाई ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड लेके जाना। समझ नहीं है बात? हाई ब्लड प्रेशर के साथ, मतलब अगर मैं आर्टरी सिस्टम से निकाल दूं तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है? ब्लड प्रेशर ही खत्म हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड के फ्लो को लेके जाने के लिए। तो ये रोल प्ले कर रहे हैं। इसने क्या रोल प्ले किया? कम ज्यादा बहुत अच्छा कर सकता है। इसने क्या रोल प्ले किया? ये तो फिर सिर्फ वापस ही लेकर आ रहे हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई, ये तो लॉजिक ही ना बनी कि बस इसलिए बनी हुई कि वापस नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो और से आपने समझनी, जो स्पेशली ये वेन्स कर रही है, वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केबल्स मिला के कर रहे हैं। ये तीनों मिला के दे हैव द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये करते हैं ये काम जो बाकी कोई वेसल्स नहीं कर सकते। अभी मैं बताता हूं कितना लार्जेस्ट। पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर क्या दिया कि वेन्स का इसके अलावा काम क्या है कि ब्लड वापस लेके जाना है। ये ब्लड को अपने अंदर ज्यादा देर तक रख सकती हैं। क्यों रख सकती हैं? ये क्यों नहीं रख सकते? ये क्यों नहीं रख सकता? ये क्यों नहीं रख सकता? यही क्यों रख सकता? व्हाट इज द लॉजिक? हाथ खड़ा करके बोलो। आई वांट टू hear the answers please. What do you think, why veins have the largest reservoir of the blood? बताओ बेटे। प्रेशर कम है, कैपिलरीज में भी नहीं है। अगर प्रेशर की रीजन है तो फिर कैपिलरीज भी बनती है, लेकिन वो नहीं है। ये ज्यादा डायलेट होता है तो फिर ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट भी करना चाहिए। एक मिनट, बारी आप बताओ बेटे। वॉल्व्स होते हैं इसलिए रिजर्वॉयर होते हैं। ओके,
उसका डायामीटर बड़ा है, इसलिए रिजर्वॉयर होते हैं। एओर्टा का सबसे ज्यादा होता है डायामीटर, एओर्टा का सबसे ज्यादा होता है डायामीटर, अगर डायामीटर इज द रीजन। ओके ओके, अच्छा एक मिनट ये इन्होंने लॉजिक भी सुनो, देखो बारी बारी लेके चलते हैं, एक एक बात डिस्कस करनी है, एमसीक्यू की तरफ जा रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है आपकी, तो इसलिए बात खुल के बात करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि सर कोई पंप नहीं है नीचे से उठाने के लिए जो उसको लेके जाए, तो ग्रेविटी इज द आंसर, ग्रेविटी की वजह से ज्यादा है। व्हाट अबाउट द कैरोटिड आर्टरीज गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन, व्हाट अबाउट द वेन सुपीरियर वेना केवा कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, लॉजिक उल्टी होगी कि नहीं, लॉजिक ऑपोजिट होगी ना। अगर कैरोटिड आर्टरीज में एंटी ग्रेविटी ब्लड जा रहा है और सुपीरियर वेना केवा में टुवर्ड्स द ग्रेविटी ब्लड आ रहा है, लेकिन स्टिल रिजर्वॉयर ज्यादा, ना डायमीटर लॉजिक लगी, ना एंटी ग्रेविटी लॉजिक लगी, ना ब्लड प्रेशर की लॉजिक लगी। देखो मेरी बात सुनो, आपका ना ये स्टेटमेंट होगी एमसीक्यू की, बात सुन लो। वेन्स कंटेन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज, और ये जैसे आप बोल रहे हो ना ऐसे ही ऑप्शन, दे हैव गुड डायमीटर, दे टेक द ब्लड एंटी ग्रेविटी, दे हैव वॉल्व्स, द ओनली वेसल्स, ना एओर्टा में वॉल्व्स हैं, वॉल्व समझते हो जैसे हार्ट वॉल्व्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे इनमें भी होते हैं, ये आपको खैर पता ही था। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें वॉल्व्स इसलिए होते हैं कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, कि एक दफा ब्लड ऊपर चला जाए तो वापस ना आ जाए। प्रॉब्लम हो सकती थी ना कि यहां टांग तक ब्लड पहुंचता और एकदम किसी वजह से पुलिंग होती फिर नीचे चला जाता, तो अल्लाह ताला ने बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट किया कि नीचे ना चला जाए, इतना ऊपर आ जाए, रुक जाए फिर, और इनका ऊपर की तरफ खुलता है वॉल्व, वैसे जो वेन्स के अंदर वॉल्व है वो वैसे काम कर रहे हैं, एक दफा नीचे से ऊपर आता है वो बंद हो जाता है तो नीचे नहीं खुलता, और वॉल्व की हमेशा प्रॉपर्टी होती है कि वन वे कंडक्शन होती है। ओके, अब इसको सम अप करते हैं, इसको अपने गौर से देखें। एक तो वेन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो पीछे ज्यादा नहीं थी, वो क्या प्रॉपर्टी थी कि इनमें स्मूथ मसल तो है लेकिन आर्टरीज के मुकाबले में बहुत कम है। पहली लॉजिक, इनकी वॉल के अंदर स्मूथ मसल है लेकिन आर्टरीज के मुकाबले में कम है। कैपिलरीज के अंदर तो स्मूथ मसल है ही नहीं, कैपिलरी एक सिंगल लेयर वेसल होती है जिसमें एक एंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल्स हैं, दैट्स इट, देयर इज नो स्मूथ मसल इन कैपिलरीज। एओर्टा, लार्ज आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, आर्टरियोल्स, फुल ऑफ स्मूथ मसल। इसके बाद स्मूथ मसल की अमाउंट है वेनियोल्स, वेन्स और वेना केवल्स में है, लेकिन बहुत कम है। बात समझ आ रही है आपको? तो अब ये एकोमोडेट, अब मैं अगली लॉजिक की तरफ जा रहा हूं, गौर से सुननी है क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं क्लियर कर दूं। तो इसका मतलब है अगर इसमें स्मूथ मसल कम है तो रेजिस्टेंस तो नहीं आने वाली, जैसे हाई प्रेशर तो नहीं, क्योंकि हाई प्रेशर में आप मुझसे कोई पूछे कि सर ये एओर्टा के अंदर हाई प्रेशर वेसल क्यों है, मैं कहूंगा कि इनकी वॉल में स्मूथ मसल बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस देते हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती कि बिल्कुल ही फूल जाए गुब्बारे की तरह और बिल्कुल कोलैप्स करने वो नहीं करता। वेन्स ऐसे कर सकती हैं, बिल्कुल डायलेट भी कर सकती हैं, कोलैप्स भी कर सकती हैं, लेकिन फिर एक क्वेश्चन, तो आर्टेरियोल्स भी तो ऐसे ही थे, आर्टेरियोल्स की भी तो अभी यही डिस्कशन की थी। नहीं, अब मैं बताता हूं। द वेन्स हैव क्वाइट लेसर ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई एज कंपेयर टू द आर्टेरियोल्स। ये है वो रीजन, ये है वो बात जिसकी वजह से वेन एक अच्छा रिजर्वॉयर है, ये ब्लड को इकट्ठा रख सकती हैं। अगर सिर्फ वॉल की थिननेस लॉजिक होती ना, अगर यही लॉजिक होती कि कोलैप्स और डायलेट कर सकती हैं बड़ी आराम से, तो फिर तो ये आर्टेरियोल पे ज्यादा अच्छी फिट होती है। आर्टेरियोल तो सबसे अच्छे कोलैप्स कर सकते हैं, सबसे अच्छे डायलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सी ब्लड वेसल है जिसका डायमीटर 0 हो जाएगा, आपको क्या आर्टेरियोल्स, और मैं कहूं कौन सी ब्लड वेसल है जब वो फूलने पे आए तो डायमीटर मैक्सिमम हो जाएगा, आर्टेरियोल्स। अगर वेन्स भी ऐसी थी तो आर्टेरियोल तो डोमिनेट थे इस सीन में, इनको ज्यादा अच्छा रिजर्वायर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये ज्यादा अच्छे रिजर्वायर क्यों है कि इनकी है ऑटोनॉमिक सप्लाई, लेकिन एज कंपेयर टू आर्टेरियोल्स बहुत कम है। दैट्स व्हाई अगर बॉडी में सिंपैथेटिक डोमिनेंस आ भी जाए ना तो आर्टेरियोल पहले रिएक्ट करते हैं, बाद में जाके वेन रिएक्ट करती है। अब ये मेरी लॉजिक समझ गए, आपको किस तरफ लेके गया हूं मैं, आपको तरतीब से जो आपने ज़हन में बोला उसको पहले मैंने रिसीव किया, फिर मैंने आपको लॉजिकल समझाया कि वो लॉजिक क्यों क्यों अप्लाई नहीं होती और कौन सी लॉजिक अप्लाई होती है, वो मैंने आपको बता दिया। सो मेरी बात सुननी है। वेन्स आर द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दे हैव थिन वॉल्स देन द आर्टरीज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वॉल्स आर सप्लाइड टू द लेसर कॉन्टेक्स्ट बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज कंपेयर टू आर्टेरियोल्स। क्लियर हो गई ये बात? ओके।
अब ये ब्लड वापस पहुंच गया और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्लोज हो गया। अब मैं आता हूं एक और प्रॉपर्टी की तरफ। ये तो हो गया ब्लड वेसल की बात। अब जरा ब्लड की तरफ चलते हैं। अब आपने इधर देखना कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो आ रहे हैं, लॉज हैं कुछ जो आपने करने जो इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्लड की प्रॉपर्टी में एक तो हम ब्लड प्रेशर डिस्कस कर चुके, चलो मैं लिख देता हूं। ब्लड प्रेशर जो कि 120/80 से चलता है, एओर्टा से शुरू करें तो, और वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचे पूरा सर्कल कंप्लीट करके तो 120/0 हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। याद है ना प्रेशर सारे, दरमियान में प्रेशर चेंजेस आ रही है और हमने डिस्कस कर लिया कि आर्टेरियोल सबसे मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन ब्लड प्रेशर। हाउ डू यू मेजर ब्लड प्रेशर? व्हाट आर द मेथड्स? कर लिया हुआ प्रैक्टिकल में? बस फिर तो बहुत अच्छा आता होगा, बाकी मुझे भी करवा दो यार, मैं जरा मुझे भूल गया थोड़ा सा। स्विग्मोमेनोमीटर क्या है? स्विग्मोमेनोमीटर बारी बारी बोल दो ना यार, एक बच्चा सबको सबकी रिवीजन हो जाए ना, पिकअप बता दो बेटा। एक अपरेटस है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके? सर इसमें हमारे पास कफ होता है, एक कफ होती है, और इसमें हमारे पास वॉल्व होता है, ओके, और इनकेटिक ट्यूब होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें माइटरी होता है। हम उसको कहाँ अप्लाई करते हैं? बॉडी में, आर्म के ऊपर, प्रेफरेबली आर्म। पहले तो हम पूरा लिम्ब की पार्ट बोलेंगे ना, आर्म के ऊपर करते हैं और हमने इस तरह से अप्लाई करना होता है कि नीचे ब्रेकियल आर्टरी एक्सपोज हो जाए। देन हाउ डू वी चेक इट? आपके अलावा कोई बताए यहां से कोई? हाउ डू वी चेक इट? किया है ना, बता भी तो यहां से, आप बताओ। ठीक है, इन्फ्लेटर के जरिए हम उसको, ठीक है, ओके। हाउ डू वी चेक इट? वो तो होगी, हमने कर दिया, उसके बाद चेक कैसे करेंगे? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे दो मेथड है, एक पैल्पेटरी मेथड है, एक ऑस्कल्टेटरी। अगर ऑस्कल्टेटरी है तो हमें क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप चाहिए। स्टेथोस्कोप भी आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें फिर हम उसको ईयर्स पे अप्लाई करते हैं, उसकी नॉब होती है ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखते हैं। एंड हाउ डू वी नो व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? हम उसको इन्फ्लेट करते हैं तो वो जो वैल्यू है उसके ऊपर जारी होती है, 150-160 तक लेके जाते हैं। एंड सडनली व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉप इट सीक्वेंस वाइज, व्हाट हैपेंस? सडनली अ साउंड अपीयर्स, that is the systolic blood pressure, and then finally the sound disappears, that is the diastolic. What is the difference in palpatory method? Only systolic. वहां पे सिर्फ हमने, लेकिन और उसमें हमें स्टेथोस्कोप भी नहीं चाहिए। हमने कहाँ रखनी है अपनी फिंगर्स? रेडियल आर्टरी पे ऑफ द सब्जेक्ट, ऑन द सेम आर्म जिस आर्म पे हमने बांधा हुआ है, और फिर हम रेडियल आर्टरी में एक साउंड आती है, दैट इज सिस्टोलिक, डायस्टोलिक उसमें नहीं आता। वेरी गुड, दैट इज हाउ वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर। ओके, इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, वो है ब्लड फ्लो। मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी, इसको समझना बहुत जरूरी है। 3 लॉज हैं इससे रिलेटेड जो भी मैं आपको करवाता हूं। ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो की डेफिनेशन पहले कर लें तो फिर अगला काम आसान हो जाएगा। इधर सुन, मेरी तरफ देखना है। अगर मैं कहूं कि मेरी फिंगर का ब्लड फ्लो, या मैं कह रहा हूं ब्रेन का ब्लड फ्लो, या मैं कह रहा हूं हार्ट, या मैं कह रहा हूं गट का, किसी एक टिश्यू का ब्लड फ्लो, किसी एक जगह पे ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो बेटे आप लोकेशन पे लेते हैं, आप जनरली बात करते हैं लेकिन लोकेशन वाइज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ब्लड फ्लो इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड एट अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम? टाइम लगाना बहुत जरूरी है, वरना क्या है ब्लड फ्लो? समझ रहे हो ना? जैसे आप किसी नहर पे खड़े हुए हो, मैं आपसे कहूं यार पानी का फ्लो कितना है, आपको कुछ लिमिट तो लगानी पड़ेगी। एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में, एक सेकंड में, कुछ तो ऐसे कैसे बता सकते हो पानी का फ्लो कितना है? वो तो कितना भी है, एक साल में कितना गुजर रहा है वो कुछ और है, एक महीने में कितना गुजर रहा है। खड़े तो आप वहीं पे हो ना, टिश्यू तो वहीं पे है, तो आप जहां पे खड़े उसके हिसाब से आप बताते हो ओके जी 30 सेकंड में इतना पानी गुजरा, तो आप कहोगे पर 30 सेकंड ये फ्लो, या 1 मिनट में या 1 सेकंड में गुजरा। बिल्कुल इसी तरह जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इस पैरामीटर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन गिवन यूनिट। मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि टाइम क्यों फिट कर रहे हैं, टाइम की लॉजिक, क्योंकि टाइम के अलावा हम नहीं बता सकते। टाइम के अलावा तो मेरे ख्याल में अगर टाइम नहीं लगाना फिर तो इनडेफिनिट है, फिर तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, फिर तो अमाउंट ही अमाउंट है ब्लड की। जैसे नहर में पानी फिर कैलकुलेट नहीं हो सकता किसी तरह से। क्लियर होगी बात? ओके, चलो केनाल की लॉजिक से या समंदर की लॉजिक से या दरिया की लॉजिक से एक बात करते हैं। नहरें तो आपने देखी होंगी मोस्टली, रिवर्स भी देखे होंगे, उसमें पानी फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर रहा होता है। क्वेश्चन है क्यों? ग्रेविटी हो सकती,
नहर पे तो नहीं लॉजिक लगते, बिल्कुल ठीक है। हमारे सिस्टम में ग्रेविटी की लॉजिक लग सकती है? लाइक यू आर सिटिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे हार्ट से जो नीचे गट की तरफ, नीचे लोअर बॉडी की तरफ ब्लड जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी जा रहा है? आपने बताना है। हाँ, वापस भी आ रहा है। चलो जाने वाले की बात कर लेते हैं, यहां तक बात कर लेते हैं, यहां तक कर लेते हैं सर। व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं ये बोलूं, सुनो सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि मैं ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे जा रहा था, तो व्हाट अबाउट व्हेन आई एम लाइंग डाउन? लॉजिक गलत हो गई ना? अगर इफ एनी ह्यूमन बीइंग इज लाइंग डाउन, देन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल ऑन एवरी ब्लड वेसल। ग्रेविटी तो जमीन की तरफ है ना, तो जब हम लेटे हुए हैं तो लेटे हुए तो एओर्टा की तरफ भी पुल उतनी हो गई, स्मॉल आर्टरीज की, क्योंकि ऐसे आ गई ना सीधी ब्लड वेसल, वो तो पुल इक्वल हो गई है। तो अगर ग्रेविटी ही रूल होता तो फिर तो ना बनता। अब मैं आपको बताता हूं वो रूल है क्या, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो चलता रहता है 24 घंटे, और ये किसी भी फ्लूइड पे अप्लाई हो सकता है, नॉट ओनली टू ब्लड। दैट लॉ इज कॉल्ड एज ओहम्स लॉ। पढ़ा हुआ फिजिक्स में? यस सर, लेकिन नो सर। ब्लड फ्लो इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय आर। इधर मेरी तरफ देखना है। F is blood flow, डेल्टा पी इज नॉट ओनली प्रेशर, चेंज और डिफरेंस इन प्रेशर, ज्यादा अच्छा वर्ड डिफरेंस है, डिफरेंस इन प्रेशर। R is the resistance to that flow। तो वैसे तो लॉजिकली एक बात तो सीधी समझ आ रही है, फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना रास्ते में रेजिस्टेंस ज्यादा है, फ्लो कम। जितनी रेजिस्टेंस घटाते जाएंगे, फ्लो अनलिमिटेड। अगर रोड के ऊपर ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स होंगे, ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड कम होगी। अगर स्पीड ब्रेकर अगर रेजिस्टेंस घटाते जाएंगे, फ्लो बढ़ता जाएगा। क्लियर है? व्हाट अबाउट डेल्टा पी? चेंज इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक बात सुननी है आपने, बात सुननी। अगर मैं कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कैपिलरी में रेजिस्टेंस कितनी। अगर तो मिनिमम है तो ब्लड फ्लो अच्छा, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉपर्टी क्या जाननी है, जो आर्टीरियोलर एंड है कैपिलरी का, वहां पे ब्लड प्रेशर कितना था, और जो वेनियोलर एंड है ब्लड कैपिलरी का, वहां ब्लड प्रेशर कितना था। उनका डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा, उतना ब्लड फ्लो यहां पे ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ ब्लड एट अ गिवन टाइम, उतनी अमाउंट ज्यादा जाएगी 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। इसका मतलब है ये तो बात ही आउट हो गई ग्रेविटी की तरह, ये तो बात ही आउट हो गई कि किसी वेसल का डायमीटर कितना है। अब बात समझ रहे हो मैं किस तरफ लेके जा रहा हूं, कि एक्चुअली जो दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड फ्लो को मैनेज करती हैं वो ये हैं। ये चेंज कितनी है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं लार्जर आर्टरीज में ब्लड फ्लो। व्हाट इफ जब एंटर हुआ था तभी 120/80 था, जब एग्जिट हुआ तभी 120/80 है, तो इसका मतलब है डेल्टा पी तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ब्लड फ्लो को सिर्फ डिसाइड करेगी? रेजिस्टेंस ओनली। चेंज इन प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है। अब मेरी अगली बात सुनो, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अगली बात सुनो। ये जो प्रॉपर्टी है ना नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है इन दोनों वैल्यूज के साथ? अभी मैंने बोला सबसे ग्रेटेस्ट डिप कहां पे लगती है? आर्टेरियोल। तो इसका मतलब है डेल्टा पी की वैल्यू एंट्री और एग्जिट पे सबसे बड़ा डिफरेंस कहां पे मिलेगा? आर्टेरियोल में। मैंने लिख के दिखाया आपको कितना बड़ा डेल्टा पी का डिफरेंस। 100/80 पे एंटर हो रहा है, लीव कर रहा है 20/10 पे, 5 पे, कुछ भी, बहुत कम वैल्यू। तो इसका मतलब है डेल्टा पी से, इसका मतलब है ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा चेंजेस कहां पे आ सकती हैं? आर्टेरियोल्स। इस फॉर्मूले को, ओहम्स लॉ को ध्यान में रखते हैं। और अगली भी बात समझ लो, रेजिस्टेंस ये भी सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है? आर्टेरियोल। मुझे एक बात बताओ, कोई ब्लड वेसल अगर इतनी कोलैप्स कर जाए कि बिल्कुल ही रोक दे, तो रेजिस्टेंस कहां पे चली जाएगी? मैक्सिमम। इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर बना दिया ऊंचा कि गाड़ी गुजर ही नहीं सकती, वो तो जीरो हो गया ना बिल्कुल इस तरह। तो याद रखना, बोथ रेजिस्टेंस एंड चेंज इन प्रेशर बोथ आर
highly supplied in the whole circulatory system by these values are altered by the arterioles itself. तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ एमसीक्यू की तरफ, इसके एमसीक्यू ऐसे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड फ्लो को हमारी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन कर रहा है? आर्टेरियोल्स। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं। और ये एक एमसीक्यू ऐसा भी है, आर्टेरियोल्स चेंज या हैव द एबिलिटी टू चेंज ब्लड फ्लो मैक्सिमम बिकॉज ऑफ यस बोथ चेंज इन प्रेशर एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, जो रेजिस्टेंस आर्टेरियोल प्रोवाइड करते हैं उसका एक और नाम है, आगे जाके आएगा, मैं ये पे लिख देता हूं, इसी के साथ ऐड कर दो, देखना बस ये कर लो। आर के साथ 2 वर्ड क्या ऐड कर दिए, टी और पी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। हम अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में बोलें तो इस रेजिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी, टोटल का मतलब हो गया कि एक्चुअली सारी रेजिस्टेंस मिला के ही कौन दे रहा है? आर्टेरियोल्स ही दे रहे हैं। तो ये एक और एमसीक्यू है। टीपीआर, सबसे बड़ा इन्वॉल्वर कौन है टीपीआर का? आर्टेरियोल। ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कहां फॉल करता है? आर्टेरियोल। सबसे ज्यादा ऑटोनॉमिक सप्लाई किसकी है? आर्टेरियोल। सबसे ज्यादा सिंपैथेटिक सप्लाई किसकी है? आर्टेरियोल। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन देता है? आर्टेरियोल्स। कहने को बिल्कुल छोटी सी ब्लड वेसल है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस देखो इनकी सर्कुलेशन में कितनी ज्यादा। ये एक लॉ समझ आ गया, ओके। अब अगले लॉ की तरफ चलता हूं। इसमें ब्लड फ्लो में 2-3 लॉज है, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये याद रखना है। ब्लड फ्लो ना 2 किस्म का होता है, इधर देखना है। ब्लड फ्लो 2 टाइप्स का है। Two types of blood flow. One is called the laminar blood flow. Other is called the turbulent blood flow. जी, हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड फ्लो कितनी टाइप्स का है? कौन कौन सी? लैमिनर ब्लड फ्लो। लैमिनर का एक दूसरा नाम भी एमसीक्यू में यूज होता है, स्ट्रीमलाइन। लैमिनर का दूसरा नाम बता रहा हूं, क्या है? स्ट्रीमलाइन। इधर देखना जरा गौर से, ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लू में बनाता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि स्ट्रीमलाइन या लैमिनर ब्लड फ्लो क्या होता है। गौर से देखना। ये किस किस्म का ब्लड फ्लो है? मैं एरो में बनाऊं, एरो में देखो, एरो में बनाते हैं। स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो इज डिफाइंड एज, एक तो सीधी लाइन में तो है ही, लेकिन जो ब्लड की लेयर्स या जो फ्लूइड की लेयर वॉल की तरफ है वो जरा पीछे फ्लो में, और जो जितनी सेंटर की तरफ है वो आगे, एक लाइन में नहीं है सारी। द रीजन इज, जो जितनी वॉल के साथ है उनकी वो एडहेजन की बात की थी, जितनी वॉल के साथ है उतनी एडहेजन ज्यादा है, तो कहना जोर लग रहा है उनका ज्यादा, और जितनी नीचे की तरफ है, दरमियान की तरफ है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही है लेयर्स, तो वो स्लिपनेस की वजह से दरमियान वाली सबसे आगे निकल जाती है। ये होता है स्ट्रीमलाइन या लैमिनर। नॉर्मल ब्लड फ्लो, नॉर्मल, नॉन डिजीज, यही होना चाहिए। जितना किसी की बॉडी में लैमिनर ब्लड फ्लो होगा उतने ब्लड डिसऑर्डर कम होने के चांसेस है, ना क्लॉट बनेगा ना थ्रोम्बस बनेगा, बहुत अच्छा सिस्टम चलेगा। अब टर्बुलेंट ब्लड फ्लो बनाता हूं, इधर देखो, कहते हैं ना देयर इज अ टर्बुलेंस अहेड, तैयारी पकड़ ले। अक्सर एयरप्लेन में हो जाता है, कभी कभी प्लेन ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, टर्बुलेंस है, एयर टर्बुलेंस है। तो ब्लड में टर्बुलेंस कुछ ऐसे होती है। ब्लड फ्लो आ रहा था ड्यू टू सम रीजन, अभी डिस्कस कर लेते हैं रीजन क्या है। होना क्या शुरू हो गया, ब्लड की लेयर एक दूसरे से टकराना शुरू हो गई। अब उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तो ब्लड फ्लो कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और वो तो खत्म ही होगी बात कि वो सेंटर वाली लेयर आ गई और वो वॉल वाली पीछे आपस में ही राउंड एंड राउंड, इसको कहते हैं पैराबोलिक फ्लो। पैराबोलिक फ्लो के एक दूसरे के अंदर ही ऐसे राउंड एंड राउंड लगना शुरू हो गई, और ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस, ब्लड फ्लो बहुत कम, रेजिस्टेंस होनी शुरू हो गई, बहुत कम होना शुरू हो गया। बुक ये कहती है कि अगर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो को कैलकुलेट करना है या वो फैक्टर्स जानने हैं जो टर्बुलेंस को बता सकते हैं, जानना जरूरी है डिजीज के लिए, तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, उसको वो कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। क्या कहते हैं उसको? रेनॉल्ड्स नंबर। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी है करिकुलम के अंदर कि आपको इसका पता होना चाहिए। व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? पहले समझ लो कि क्यों जिक्र आया इसका, कहां से आया।
ब्लड फ्लो की टाइप्स कर रहे हैं, उसमें किसकी टाइप, कौन सी टाइप है, टर्बुलेंस। मैं क्या बता रहा हूं, अगर ये फैक्टर जानने हैं कि टर्बुलेंस कौन कौन करवा रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो कहां से है, रेनॉल्ड्स नंबर से। अब सुनो, मोर द रेनॉल्ड्स नंबर मोर विल बी द चांसेस ऑफ टर्बुलेंस, लोअर द रेनॉल्ड्स नंबर लोअर आर द चांसेस। नंबर क्या है, ये नंबर है कि टर्बुलेंस कितनी ज्यादा हो सकती है। मुझे बताओ, एक ब्लड वेसल है उसमें रेनॉल्ड नंबर है 10 और एक ब्लड वेसल है उसमें रेनॉल्ड नंबर है 400। व्हाट डू यू थिंक, वेयर कैन बी द मोर टर्बुलेंस, द वेसल विद द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ 400। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेनॉल्ड नंबर को इफेक्ट करते हैं, इधर देखो फॉर्मूले में बताता हूं आपको। रेनॉल्ड नंबर आगे से लिखते हैं इसको, अब आगे देखना इधर, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वेलोसिटी, डायामीटर, डेंसिटी डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। जी आपसे पूछता हूं, रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 फैक्टर्स, कौन से हैं, वेलोसिटी, डायामीटर, डेंसिटी, and the single factor towards which Reynolds number is inversely proportional is viscosity. वेलोसिटी तो समझते हो, स्पीड की बात हो रही है, डायमीटर का भी आपको पता है, ब्लड वेसल कितनी ऊपर, व्हाट इज डेंसिटी, कितना ज्यादा ब्लड डेंस होगा, मतलब कि उसके कंटेंट कितने ज्यादा, वाटर अमाउंट कम कंटेंट ज्यादा, जितना ब्लड डेंस होता जाएगा उतना ज्यादा। समझो बेटे, जितनी ब्लड की स्पीड बढ़ती जाएगी ना, जितना तेजी से आएगा उतना ही टर्बुलेंस होने के चांसेस ज्यादा है। जितना नॉर्मल स्पीड से आएगा, स्लो नहीं बोलूंगा, जितना नॉर्मल स्पीड से आएगा उतना स्ट्रीमलाइन रहेगा। आपने देखा होगा भी, ये सैलाब वगैरह में भी कुछ वीडियोस भी ऐसी आई थी कि जब वो पहली दफा किसी सूखी जगह पे पानी आ रहा होता है, वो आपने देखा होगा ना वीडियोस, एकदम लोग भाग रहे हैं, वो देखो पानी तेज आ रहा है, तो वो इतनी स्पीड से पानी आ रहा होता है, तो आपने उसकी फर्स्ट लेयर नोट की होगी, वो स्मूथली नहीं आ रही होती, वो ऐसे राउंड एंड राउंड में होती हुई ऐसे जैसे टकरा के ऐसे आ रही है, क्योंकि इतनी स्पीड से आ रहा है। और जस्ट इमेजिन करो कि स्लोली आ रहा है कहीं पे, तो जितना स्लोली आ रहा होगा उतना स्ट्रीमलाइन होगा, जितना वेलोसिटी हाई होगी उतना ही ज्यादा टर्बुलेंस के चांसेस होंगे। सेम इज द केस विद डायमीटर, जितना डायमीटर ज्यादा होता जाएगा उतने टर्बुलेंस के चांस बढ़ते जाएंगे। जितना डायमीटर, तो मुझे एक बात बताओ, ये जान के क्या पता लगा रेनॉल्ड नंबर मिनिमम कहां पे मिलेगा हमारी ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, क्योंकि डायामीटर सबसे छोटा है, वेलोसिटी तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल स्लो ब्लड जा रहा है। तो इन दो फैक्टर की वजह से हमारा रेनॉल्ड नंबर बहुत ही कम होता है इन द कैपिलरीज। और हाईएस्ट कहां पे मिलेगा, जितनी बड़ी वेसल्स हैं, एओर्टा के पास मिलेगा आपको, वहां पे लार्ज आर्टरीज के पास मिलेगा, वहां पे टर्बुलेंस होने के चांसेस भी ज्यादा। तो मुझे बताओ कैपिलरी में क्या फायदा है टर्बुलेंस कम होने का? लॉजिक भी देख लो ना, कुदरत ने कैसे सेट किए चीजों को। उतनी टर्बुलेंस कम है क्योंकि एक्सचेंज होनी है। सोचो कि किसी स्टेशन के ऊपर रेलगाड़ी ने रुकना ना हो, ट्रेन की बात कर रहा हूं, ट्रेन ने रुकना ना हो लेकिन सामान भी रखना हो, ऑल्टरनेटिव क्या है? स्लो स्पीड। जितनी स्लो स्पीड होगी उतनी आराम से वहां से रखा भी जा सकता है। आपने देखो ना, कोई ट्रेन में लोग चढ़ते अभी चल रही होती है तो चढ़ भी जाते हैं, उतर भी जाते हैं, क्योंकि वो स्पीड इतनी होती है कि अफोर्ड कर सकते हैं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ब्लड को रोकने, कैपिलरीज में जाके ब्लड रुक गया, लोग एक्सचेंज कर लो, आगे जाएगा, चलता रहेगा। तो वो चलते रहने के साथ फिर कैसे चलेंगे? ऐसे चले, स्पीड भी स्लो करनी पड़ेगी, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और रेनॉल्ड नंबर को ऐसे शो होगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस ब्लड फ्लो। यार ये बात ना मेरी गौर से समझ लेंगे, आप में से ना कई बच्चे मेरे पास दोबारा आएंगे ये सवाल लेके। तो मुझे देखो, टीचर को ये पता होता है कि आप कब पढ़ेंगे और कब सवाल डेवलप होकर कब आएंगे। मैं अभी बता देता हूं, जब आप पढ़ेंगे तब आपके ज़हन में सवाल आएगा, ओके ये ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो का आपस में क्या चक्कर है? आपको क्या लगता है? मोर द ब्लड प्रेशर मोर इज द ब्लड फ्लो, मोर द ब्लड प्रेशर लेस इज द ब्लड फ्लो, क्या है? मेरे ख्याल लॉजिकली तो यही बात बन रही है कि जितना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। अब मेरी बात सुन लो, मैं क्लियर कर रहा हूं एक बार। आपको कुछ भी लिखो एमसीक्यू में, ब्लड प्रेशर इतना है तो ब्लड फ्लो कितना होगा, बढ़ रहा है तो कैसे होगा?
आपने ब्लड प्रेशर को देखते हुए ब्लड फ्लो का आंसर नहीं करना, आपने इसको देखते हुए ब्लड फ्लो का आंसर करना है। मैं क्लियर करता हूं, इसको समझाते हुए क्लियर करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आपने ब्लड प्रेशर को देख के, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, व्हाट विल हैपन टू ब्लड फ्लो, पहला सवाल ज़हन में लेकर आओ, रेजिस्टेंस को क्या हो रहा है, बढ़ रही है कम हो रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, व्हाट विल हैपन टू ब्लड फ्लो, कम। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, व्हाट विल हैपन टू ब्लड फ्लो, ज्यादा। सो ब्लड प्रेशर इज नॉट द आंसर, आंसर ऑलवेज कम्स फ्रॉम एन अंडरनीथ वेरिएबल व्हिच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। मैं समझाता हूं कैसे, इधर देखो, इसलिए मैं फिर बता रहा हूं, ये आप क्वेश्चन बनेगा आपके ज़हन में, अभी क्लियर कर लो। ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर की रिलेशन लेनी है ना, तो दो किस्म की लॉजिक्स हैं, दो टिश्यूज में। एक वो टिश्यू है जिसमें अल्लाह ताला ने ये प्रॉपर्टी दी हुई है, क्या प्रॉपर्टी दी हुई है, दैट टिश्यू हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो रेगुलेशन। और एक वो टिश्यू है जिसमें अल्लाह ने ये प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, नो ऑटो रेगुलेशन। पहले तो ये समझ लो ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या है। एक टिश्यू अपने ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर को खुद कंट्रोल कर लेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ के बाहर क्या चल रहा है। और एक टिश्यू ऐसा है जो नहीं कर सकता ये काम, वो डिपेंड करता है पीछे से कितना आ रहा है, मुझे उतना ही मिलने वाला है, मैं खुद नहीं कंट्रोल कर सकता। हमारी बॉडी में दो किस्म के टिश्यू हैं, एक वो हैं जो ये ऑटो रेगुलेशन कर सकते हैं, और एक वो हैं जो ऑटो रेगुलेशन नहीं कर सकते। अब मेरी बात गौर से सुननी है प्लीज, ये बात गौर से सुन लो। वो टिश्यू जो ऑटो रेगुलेशन कर सकते हैं, उनमें जब भी, अब मैं फ्लो चार्ट में बना रहा हूं, उनमें जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ऑटो रेगुलेट करते हैं, तो उसके रिस्पांस में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ये लॉजिक समझ लो बस। ब्लड फ्लो तो आपको नहीं बता दो, मेरी बात सुनो। एक ब्लड वेसल एक टिश्यू को जा रही है, बहुत अच्छा ऑटो रेगुलेट करता है, अपना ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर खुद मेंटेन कर सकता है। लोकल फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं। आप मुझसे पूछो ना, हमारा क्वेश्चन आगे जाके पूरा लेक्चर है इस पे, मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ टिश्यू कैसे होती है, मैं बताऊंगा ब्लड फ्लो कैसे करता है, वो फैक्टर्स है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, एक टिश्यू में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया और वो ऑटो रेगुलेशन बहुत अच्छा कर सकता था, वो ऐसे ब्लड प्रेशर नहीं ले लेगा, वो उसको रेजिस्टेंस क्या कर देगा, बढ़ा देगा, कहेगा आराम से आराम से आराम से, इजी इजी, हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, रोकेगा उसको भी आराम से, मुझे इतना नहीं चाहिए, मैं रेगुलेट कर लूंगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई, व्हाट विल हैपन टू ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो। ये एमसीक्यू नहीं भूलना। The tissue having the property of autoregulation, when there is increase in blood pressure, the resistance of the blood vessel also increases, at the end lead to decreased blood flow. Or what will happen in the case of no autoregulation? इसका एक और नाम भी, जो टिश्यू नो ऑटोरेगुलेशन पे होते हैं ना, उनको कहते हैं पैसिव ब्लड वेसल टू सच टिश्यूज। ये एक नाम बुक और लिखती है, आप कभी भी पढ़ो ना पैसिव ब्लड वेसल, तो आप समझ जाना ये ऐसे टिश्यू की तरफ जा रही है जिसमें ऑटोरेगुलेशन नहीं होती। तो इसका मतलब है ये कौन सी ब्लड वेसल हो जाएगी, एक्टिव वही हुई ना जिसने रेजिस्टेंस दी, और जो पैसिव तो वो होती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, फिर आता है तो ऐसे ही सही। अब इसमें समझो, अगर यहां पे इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, नो ऑटो रेगुलेशन, अब रेजिस्टेंस बढ़ने वाली है, नो, बल्कि उल्टा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आना, ऑटो रेगुलेट करेगा ही नहीं। ज्यादा ब्लड प्रेशर आएगा, वो कहेगा आने दो भाई, मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट विल हैपन टू ब्लड फ्लो, इंक्रीज दिस। ये एमसीक्यू नहीं भूलना आज के बाद। The tissue which have the property of autoregulation, in the case of increased blood pressure, blood flow will decrease। और इसका वाइवा की लॉजिक क्या दोगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जो भी फैक्टर वहां पे प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, भैया हम इतना ब्लड प्रेशर अफोर्ड नहीं कर सकते, रेजिस्ट करो, इसको कम करो। और हमने ब्लड फ्लो को ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखना है, हमने ब्लड फ्लो को किससे देखना है, रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट से देखना। बस यही बच्चे गलत करोगे आप लोग, यही जब लॉजिक का ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर को डायरेक्ट लेना शुरू कर दोगे ना, तो वही जो अभी आपने पहले बोला, सर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो तो बढ़ना चाहिए, तो वो लॉजिक जब यहां फिट करते हो कंफ्यूज हो जाते हो, हैं ये क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड फ्लो कम हो गया, ये क्या हुआ। सर बुक आगे, अच्छा मेरे पास लिटरली बच्चे ऐसे ही आए हैं, सर ये बुक लिख तो रही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड फ्लो बढ़ गया, तो बुक यहां पे ये क्यों लिख रही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड फ्लो कम हो गया, तो पढ़ते पढ़ते ये वर्ड कहीं स्किप कर देते हैं। वैसे गार्डियन को चाहिए वर्ड ना वैसे बोल्ड में करके ना बड़ा करके लिखा होना चाहिए था यहाँ पे,
तो ऑटो रेगुलेशन ही तो मेन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्लियर? थैंक यू।